बोर्ड क्वेश्चन पेपर है 10th स्टैंडर्ड की 2022 की, वो डिस्कस करना चालू किया है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इवन क्वेश्चन 3 का जो ये पहला वाला क्वेश्चन है, ओके, वो भी हमने क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर आपको वो देखना है तो आप पहले की वीडियो क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ओके, मूविंग फर्दर, जो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का, ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ था, ओके, और इसमें हमें प्रोटीन्स और नेम ऑफ द ऑर्गन्स, मतलब कोई प्रोटीन है उसको कौन बना रहा है, कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, वो ऑर्गन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और कौन से प्रोटीन्स कहाँ पे लोकेटेड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेलानिन केराटिन ऑलरेडी मेंशन था, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, हो रहा है वो हमें जानना था। उसके बाद इंसुलिन, ट्रिप्सिन, वो क्या था, वो हमें जानना था, और वो जो ऑर्गन सिक्रेट करवा रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। और हेमोग्लोबिन, एंटीबायोटिक्स, वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस ऑर्गन का हमें क्या करना था, नाम बताना था। ओके, तो जो बोल्ड किया हुआ है वो क्या है, वो फिल इन द ब्लैंक है, जिसको हमें क्या करना है, फिल करना है यहाँ पे। ओके, तो हमें पता है जो मेलानिन और केराटिन है, ये एक टाइप के प्रोटीन्स है जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करवा रही है, स्किन सिक्रेट करवा रही है। जो मेलानिन जो प्रोटीन होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो वो जो पर्सन है उसका जो कलर होगा वो ब्राउनिश होगा, उसके स्किन का जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्राउनिश होगा। और अगर वो बहुत ही कम सिक्रेट हो रहा है तो वो जो पर्सन होगा वो फेयर होगा दिखने में। ओके, और अगर मॉडरेटली सिक्रेट हो रहा है तो वो ऐसे बैलेंस दिखेगा, ज्यादा गोरा भी नहीं होगा, ज्यादा काला भी नहीं होगा। ओके, अभी जो केराटिन है वो क्या करवा रहा है, एक, ये हमारी बॉडी क्या कर रही है, नेचुरली प्रोड्यूस करवा रही है, और ये क्या कर रहा है, हमारे हेयर को, स्किन को, इवन नेल्स को हेल्दी बना रहा है, स्ट्रांग बना रहा है। ओके, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन फॉर आवर बॉडी विच इज सिक्रेटेड नेचुरली। इवन अभी हमें पता है केराटिन के शैम्पूज आते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वो शैम्पूज और ऑयल्स अप्लाई करके हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी ये जो दो प्रोटीन्स है वो स्किन सिक्रेट करवाती है। ओके, उसके बाद सेकंड जो इंसुलिन और ट्रिप्सिन है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के वहाँ पे पैनक्रिया होता है। ओके, तो वो जो पैनक्रियाज है वो सिक्रेट करवाता है इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। हमने इंसुलिन ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन हम फिर से डिस्कस करते हैं। जो कि इंसुलिन है, पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो सिक्रेट करवाते हैं। और अगर ये इंसुलिन कम सिक्रेट होने लगा तो क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करके रखने का काम करता है। ओके, उसके बाद है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन सिक्रेट करवा रहा है, पैनक्रियाज। और उससे क्या होता है, जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं, ओके, तो उसमें जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट होता है उसका डाइजेस्ट करने का काम, उसको ब्रेक डाउन करने का काम किसका होता है, ट्रिप्सिन का होता है। जो पैनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रिप्सिन सिक्रेट करवा देता है, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, उसके बाद है हेमोग्लोबिन। हमें पता है ये जो प्रोटीन है, ओके, ये प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड में हमें पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उससे ऑक्सीजन आ रहा है लंग से ब्लड में, तो वो यहाँ पे ही जाके बाइंड होता है। इवन CO2 भी यहाँ पे ही जाके बाइंड होता है। और टू टाइप्स के ब्लड फॉर्म होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद है एंटीबायोटिक्स, सॉरी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज विच मीन्स व्हाट, कि जो हमारा ब्लड है, ओके, उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में के अंदर आ गया, या फिर कोई बैक्टीरिया आ गया, ओके, तो ये WBC, मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और उसको आइडेंटिफाई कर देती है कि ये बैक्टीरिया है और ये ऐसा वाला इन्फेक्शन हमें करने वाला है। तो उसके बाद WBC एक्टिव होके क्या करती है, खुद से विदाउट मेडिकेशन एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करती है। और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर देते हैं। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो उसको बाहर से मेडिकेशन लेने की ज़रूरत
पड़ती है, और अगर ज़्यादा सीरियस कोई डिसीज़ है तो हमें मेडिकेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो छोटे मोटे डिसीज़ है वो हमारी बॉडी खुद फाइट करके उससे हमें बचाती है। ओके, विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो ये सारे प्रोटीन्स है। मेलानिन और कैराटिन, इनको हम पिगमेंट्स भी बोल रहे हैं। इंसुलिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है। और ट्रिप्सिन एंजाइम है। ओके, हेमोग्लोबिन पिगमेंट है, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का है। और एंटीबायोटिक को हम प्रोटीन ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके, मूविंग फर्दर, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। ओके, तो इससे पहले क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का। तो देखो, जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसमें हमें सब कुछ डिस्कस करना है। जैसे कि जहाँ पे भी इन्वायरमेंट ये शब्द आया है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड में दिखाई गए हैं। तो हमें जहाँ जहाँ पे भी ये जो शब्द है उसको मेंशन किया हुआ है बुक में, वो पार्ट करके ही जाना है। ओके, सो राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट। तो देखो, हमें पता है, एक तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑन अर्थ। एक तो है बायोटिक फैक्टर, एक है अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब जो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी आ रहे हैं वो क्या है, बायोटिक फैक्टर है, जिसकी वजह से भी एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा तो बड़ा बायोटिक फैक्टर तो ह्यूमन ही है। ओके, उसके बाद अबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर में क्या आ सकता है, जैसे कि एयर आ सकती है, एयर आ सकती है, वाटर आ सकता है। ओके, या फिर कोई डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्टिंग, या फिर फॉरेस्ट फायर। तो ये सब भी क्या है, उसके कारण भी क्या हो क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स है। Among abiotic factors, the physical and chemical factors can alter the condition of the environment. ओके, जो कुछ केमिकल्स, अगर कुछ रेडिएशन इमिट्स हो जाए एनवायरनमेंट में, ओके, या फिर कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाए तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है। तो अबायोटिक फैक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं, abiotic factors are either नेचुरल और मैन मेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैलेमिटी आ रही है, अर्थक्वेक या फिर ड्रॉट आ रहा है, तो वो नेचुरल है। या फिर कोई इंडस्ट्री है, उसने क्या किया, एक बहुत जानलेवा केमिकल क्या कर दिया, मतलब इमिट कर दिया अपने इंडस्ट्री से, और जिसके कारण बहुत लोग क्या हो रहे हैं, बहुत लोगों की डेथ हो रही है। तो वो एक मैन मेड अबायोटिक फैक्टर है। ओके, the various interrelationships between different living organism can also affect the environment। तो देखो, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, इन्वायरमेंट के साथ एक रिलेशनशिप है, और उसके कारण अगर कुछ फूड चेन में कुछ इंटरप्ट हो जाए, या फिर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो जाए, तो इन्वायरमेंट पे अफेक्ट होता है। और इसका कारण कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। द नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, क्लाउड बर्स्टिंग, उसके बाद ड्रॉट, एक्सेट्रा चेंज द एनवायरनमेंट। ओके, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फॉरेस्ट फायर आ गई, अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, वो जो वहाँ पे बहुत सारे जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, ओके, उन पे वो हार्म हो सकते हैं वहाँ पे। और उससे क्या हो सकता है, जो सॉइल की लेयर है उसमें भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगी, एक तो रिमूव हो जाएगी। ओके, या फिर फॉरेस्ट फायर आ जाए तो प्लांट्स पे उसका इफेक्ट होगा। साइक्लोन आ जाए तो फिर से सॉइल में इरोजन होगा। ओके, और ड्रॉट और क्लाउड बर्स्टिंग, इससे भी क्या होगा, इससे वाटर पे, सॉइल पे, एयर पे क्या हो सकता है, उसका असर हो सकता है। ड्रॉट के कारण क्या होता है, जो प्लांट्स है वो अच्छे से उगते नहीं है। तो ये सब हो सकता है। ओके, उसके बाद द ह्यूमन एक्टिविटी सजेस्ट, अभी देखो, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें अर्बनाइजेशन करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, हमें बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, हमें मॉल बनाने हैं। तो ये सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं,
ओके। उसके बाद जो सॉइल इरोजन में भी हमारा हाथ है, ग्लोबल वार्मिंग में भी हमारा हाथ है, पोल्यूशन में भी हमारा हाथ है। ओके। तो ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रहा है। ड्यू टू द मैन मेड इम्पैक्ट देयर कैन बी लार्ज स्केल चेंज इन द इन्वायरमेंट। देखो, जो अबायोटिक फैक्टर है उनसे भी होगा, लेकिन उनसे बहुत कम होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर इन्वायरमेंट को कोई डैमेज कर रहा है तो वो ह्यूमन ही कर रहा है। तो हमने वो सीखा है कि अगर हमने सब कुछ बिगाड़ा है तो हम फिर से वो सब ठीक भी कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम फिगर। ओके। तो ये जो फिगर है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फिगर है। जैसे कि हमें पता है जो वाटर है उससे हम अ, जो पानी है उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कैसे, वही हमें अभी यहाँ पे देखना है। ओके। तो हमने डैम्स देखे हुए हैं, हमें पता है कि डैम्स कैसे होते हैं। ओके। तो ये जो डैम्स है उनको बंद करके रखते हैं और एक टाइम पे खोलते हैं। अभी देखो उसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पहले ये सीखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। अभी देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना ये बंद है। ओके। तो यहाँ पे जो पानी है ना वो क्या है, एक स्टेट पे है जहाँ पे वो फ्लो नहीं हो रहा है, वो एक अपना रेस्ट कर रहा है। तो ऐसे उसमें अभी वो रेस्ट पोजीशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी भी एक एनर्जी होती है, उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी पानी भी रेस्ट पे है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अभी हमने क्या किया, इसको खोल दिया, ये जो गेट है इसको खोल दिया, तो अभी पानी क्या होगा रे, यहाँ से फ्लो होना चालू होगा। अभी जो पोटेंशियल एनर्जी थी पानी की, वाटर की, अभी उसका कन्वर्जन किस पे हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। अभी यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, अभी यहाँ पे पानी फ्लो 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 होगा तो टर्बिन्स क्या होंगे, टर्बिन्स घूमना चालू होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। अभी टर्बिन्स क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो ये जो जनरेटर है यहाँ पे फिट किया हुआ वो एक्टिवेट होगा। और वो क्या करेगा, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी है अभी इसमें, ये पानी में, उसका कन्वर्जन कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। पानी तो आगे चला जाएगा लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई तो वो यहाँ से ट्रांसफर होगी। आ रहा है समझ में। तो ऐसे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ वाटर। ओके। तो ये समझ में आ गया। तो अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी, ये पॉइंट को हमें रेफर करना है। एनर्जी पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर रिजर्वायर इन द डैम विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके। तो हमें क्या बताया गया है, तुम लोग क्या करो, सिर्फ पॉइंट बी कंसिडर करो, सी वाला मत कंसिडर करो, सिर्फ पॉइंट बी कंसिडर करो। तो कितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट सी है ही नहीं, नीचे पानी है ही नहीं। ओके। और अगर है भी तो अगर हमने यहाँ तक कंसिडर किया, ठीक है, तो यहाँ तक मतलब यहाँ से ऊपर वाला जितना भी पानी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर करते हैं। अभी जब गेट खुलेगा तो इतना सारा पानी तो जाएगा ही जाएगा ऊपर से, पॉइंट बी के ऊपर का सब जो पानी है जिसमें जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब अगर हमने इस चीज को अंडरस्टैंड किया तो हम बता सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ऑल द वाटर अबव द पॉइंट बी, ऊपर जितना भी पानी है उनमें जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी सारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये होगा उसका आंसर कि जो वाटर अबव द पॉइंट बी है वो पूरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इफ द चैनल टेकिंग वाटर टू टर्बिन स्टार्ट एट पॉइंट ए। ओके। उनका क्या कहना है कि अगर पानी सिर्फ ए पॉइंट से आ रहा है तो क्या होगा। हम्म, देखो अभी पानी ए पॉइंट से आ रहा है, मतलब यहाँ से नीचे आ रहा है, तो अभी देखो हाइट ऊपर हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि रिवर में पानी फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जा रही है। अभी
हमने कंसिडर किया वहां पे वाटरफॉल, वहां से जो काइनेटिक एनर्जी नीचे जा रही है वो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने हाइट इंक्रीज कर दी ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है और उसके कारण हमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलती है। ओके, तो अगर हमने सिर्फ पॉइंट ए कंसिडर किया, पहले हमने पॉइंट बी कंसिडर किया, तो क्या होगा? As a height increases, potential energy increases. Thus, at point A, potential energy of water will be maximum. ज़्यादा से ज़्यादा होगी. If a canal, penstock carry water from dam start at point A, this maximum potential energy will be converted into kinetic energy due to which turbines will rotate with more speed. अगर हमने इसको सिर्फ एज ए डैम, मतलब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से पानी आ रहा है, मतलब हाइट क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा, उससे वजह से ज्यादा अच्छे से टर्बिन्स रोटेट होंगे, ज्यादा स्पीड से टर्बिन रोटेट होंगे, और जिससे हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी। आ रहा है समझ में? ओके, आगे। What will be the effect on electricity generation if the channel taking water to turbines start at point C? ओके अभी देखो पॉइंट सी, मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल जो पॉइंट ए है हाइट पे था, इसलिए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। बी पे क्या था, बी पे ऊपर वाला सारा पानी जा रहा था, सी के थोड़े मिनिमम चांसेस थे जाने के। अभी अगर हमने कंसिडर किया कि सिर्फ सी पॉइंट है, ऊपर पानी ही नहीं है, सी पॉइंट तक ही पानी है, मतलब डैम के वहां पे पानी ही नहीं है ना, तो अभी ये पानी उड़ के तो ऊपर नहीं जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब हमने क्या किया है, पानी को, पानी की हाइट बहुत ही कम है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट बहुत कम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। और कम से कम, बहुत ही कम पानी, बहुत ही कम पानी क्या होगा, यहाँ से जाएगा, फ्लो होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम है, उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम है, और काइनेटिक एनर्जी कम है तो टर्बिन ज्यादा स्पीड से क्या नहीं होंगे, रोटेट नहीं होंगे, जनरेटर एक्टिव नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जाएगी। If a canal penstock carrying water from a dam starts at point C, this minimum potential energy will be converted into kinetic energy, due to which turbines will rotate with less speed and thus less electrical energy will be generated. तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, जिसको पता है कि ये जो डैम है वो कैसे काम कर रहा है, जिसको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिसके पास बेसिक नॉलेज है इस चीज का, वो ये क्वेश्चन क्या कर पाएगा, वो ये क्वेश्चन अटेंड कर पाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, उसके बाद है आगे का क्वेश्चन। कॉकरोच, फ्रॉग, स्पैरो, स्टार फिश फ्रॉम दिस एनिमल विच कैन रिजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट। ओके, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हमें पता है जो कॉकरोच है, अगर उसको, उसका ऐसा कुछ नहीं कि कुछ पार्ट रिलीज होके वो अलग पार्ट बना रहा है, फ्रॉक का भी ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद स्पैरो का भी नहीं है, लेकिन स्टारफिश का अगर कुछ पार्ट कट हो जाए ना तो वो उस ब्रोकन पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, मतलब क्या, ऐसे एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। ओके, मतलब कि जैसे कि कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे कि लिजार्ड होता है, वॉल लिजार्ड, वो भी कर लेता है, क्या कर रहे हैं, जैसे कि प्लानेरिया होता है वो भी रीजनरेशन कर रहा है, मतलब क्या, अगर बॉडी का एक पार्ट अगर उनका टूट गया तो उससे वो एंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो स्टारफिश होगा। ओके, उसके बाद कंप्लीट द डायग्राम शोइंग वेरियस प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर। ओके, तो देखो हमें तो पहले ये पता होना चाहिए टिश्यू कल्चर क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू कल्चर मतलब क्या, जो हम प्लांट्स बाहर उगा रहे हैं ना उसको पहले हम क्या कर रहे हैं, लेबोरेटरी में उगा के देख रहे हैं। लेबोरेटरी में अभी हम वो कंट्रोल में होगा। फॉर एग्जांपल अगर लेबोरेटरी में अगर हम उसको उगाएंगे तो सॉइल में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज भी होते हैं, वर्म्स भी होते हैं, वीड्स आने के भी चांसेस होते हैं, वो कम हो जाएंगे। ओके, और हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्लांट को ग्रो करेंगे। तो पहले क्या लिया हमने, प्लांट का सोर्स लिया। ओके, जो भी प्लांट को हमें टिश्यू कल्चर करना है वो लिया। ओके, अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब क्या, उसको पहले तो अच्छे से धो लो,
अच्छे से साफ सफाई करो, उसको स्टेरिलाइज करो। अगर साइंटिफिक वे में भूलेंगे तो इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। सरफेस स्टेरिलाइजेशन करो, उस पर कुछ केमिकल डाल के और स्टेरिलाइजेशन करना है तो वो करो। ओके, उसके बाद इस बाटले में उसको डाल दिया। यहाँ पे क्या होगा, एक तो पानी होगा जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसको हम हाइड्रोफोनिक्स बोलते हैं, या फिर यहाँ पे सॉइल होगी जिसमें हमने जो सॉइल कैसी है वो भी स्टेरिलाइज्ड है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज है वो होंगे और न्यूट्रिएंट्स होंगे। ओके, तो इसमें हमने वो प्लांट को डाल दिया और एक कंट्रोल्ड कंडीशन में प्लांट क्या होने लगा, ग्रो होने लगा। अभी ग्रो होने लगा मतलब उसको शूट आ गए, रूट आ गए। रूट मतलब क्या, सॉइल के नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे सिर्फ रूट ही होता है, और प्लांट के जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि स्टेम, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, ओके, लीव्स, वो क्या होते हैं, शूट होते हैं जो ऊपर है सॉइल के। ओके, ये हो गया। अभी इसको हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी हार्डनिंग मतलब क्या, इसको हम, इसका शूट और रूट होना आना चालू हो गया, तो हम अभी इसको क्या करेंगे, इसको ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे आगे, लेकिन वो भी एक कंट्रोल कंडीशन में। ओके, कंट्रोल कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्राइमरी हार्डनिंग करेंगे, मतलब कैसे ग्रो हो रहा है वो देखेंगे। अभी ये जो प्लांट होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि इसने ना अपने लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मतलब कुछ भी ऑब्स्टेकल्स नहीं देखे हुए हैं। मतलब क्या, इसको पता नहीं है कि अगर बैक्टीरिया आएगा तो उसके साथ कैसे हम लड़ेंगे, कोई डिसीज आ गया तो उसके साथ कैसे लड़ेंगे, क्योंकि हमने उसको कंट्रोल कंडीशन में रखा था जहाँ पे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम थे। ओके, तो अभी हम जब सेकेंडरी हार्डनिंग करेंगे तो पहले हम थोड़ा सा प्राइमरी जितने भी प्लांट्स बने उसको देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद थोड़े चेंजेस करके उसको सेकेंडरी क्या करेंगे, हार्डनिंग मतलब हम अभी इन्वायरमेंट को, उस प्लांटलेट को रिलीज करके इन्वायरमेंट में उसको क्या करेंगे, उगाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है टिश्यू कल्चर की। तो इसमें तुम लोगों को ये चार्ट आएगा और उसमें कुछ कुछ जो बॉक्सेस है उनको ब्लैंक कर दिया जाएगा और तुम लोगों को उसको फिल करना है। तो देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन के मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। ओके, उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, विच फ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास। ओके, तो बायोमास मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट से जो मास है, मतलब जो पार्ट से जो वेस्ट है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं बायोमास। ओके, कि अभी जो देखो फ्यूल मतलब क्या है, फ्यूल मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज़ है जिसको हम जला के, बहुत ही इजी वे है फ्यूल की, फ्यूल की डेफिनेशन की। ओके, अगर कोई भी ऐसा पार्ट है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम जला के उसका कुछ ना कुछ यूज करेंगे, जैसे कि हम वुड को जला के खाना पका सकते हैं, जैसे पहले करते थे, अभी तो नहीं करते, अभी तो बहुत कुछ, जैसे कि गैस जो है सीएनजी वाला गैस है, उसके बाद एलपीजी है जो कुकिंग गैस है, एलपीजी। ओके, उसको हम क्या कर रहे हैं, जला के खाना पका रहे हैं। उसके बाद जो पेट्रोल है, डीजल है, वो भी इंजन में जल रहा है ना, तब गाड़ी चल रही है। ओके, तो इसको हम फ्यूल कंसिडर करते हैं। अभी देखो, ऐसा फ्यूल जो बायोमास से ऑब्टेन किया गया है, बायोमास मतलब क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके डेड पार्ट्स। ओके, जैसे कि लीफ के जो ड्राई पार्ट्स हो गए, या फिर कोई किसी एनिमल का वेस्ट हो गया। ओके, आ रहा है समझ में, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, या कोई वेजिटेबल हो गए। ओके, या फिर कोई जैसे कि हमें पता है जो बैक्टीरिया है वो फर्मेंटेशन करके हमें अल्कोहल दे रहे हैं, लैक्टिक एसिड दे रहे हैं। ओके, तो ये सब क्या है, उनको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, फ्यूल कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा फ्यूल जो किससे आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मटेरियल से आ रहा है, जिसको हम बायोमास कंसिडर कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल। द फ्यूल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास आर कॉल्ड बायोफ्यूल, एंड दे आर एन इम्पॉर्टेंट एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल, डीजल हो गया, अगर वो खत्म हो गए तो खत्म हो गए, मतलब उनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो नेचुरली है, कोल वगैरह हो गए वो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में है, लेकिन ये रिन्यूएबल है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे बायोफ्यूल की जो एग्जाम्पल्स है। ओके, अभी बायोफ्यूल क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में अवेलेबल है। जैसे सॉलिड में जो कोल होता है, या फिर डंक, जो काउ डंक है, या फिर जो क्रॉप के रेसिड्यूज है, उनको जला के हम उसका कुछ यूज कर सकते हैं, तो वो भी क्या हो गए, फ्यूल। लिक्विड में हो गया वेजिटेबल ऑयल्स। ओके,
वेजिटेबल से ही ऑयल्स बन रहे हैं, और जो वो ऑयल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ का। उसके बाद अल्कोहल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो फर्मेंटेशन करके हमें अल्कोहल दे रहे हैं, जैसे कि इथेनॉल। हमने पहले ही देखा इथेनॉल का फायदा, अगर हमने पेट्रोल और डीजल में उसको मिक्स कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे अल्कोहल के भी यूजेस है। तो उसको भी हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। उसके बाद गोबर गैस पता है हमें, कोल से हम गैस बना सकते हैं। ओके, तो नेचुरली हम गैस बना के इससे कुकिंग पर्पस या फिर अदर पर्पस के लिए हम फ्यूल को यूज कर सकते हैं। और ऐसा फ्यूल जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, ऐसे फ्यूल को हम बायोफ्यूल कंसिडर करते हैं, विच इज नेचुरल, रिन्यूएबल, और बहुत ही कम पोल्यूशन होता है इससे, या फिर ना के बराबर ही पोल्यूशन होता है। ओके, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये पैराग्राफ आता है हर एक क्वेश्चन पेपर पे, मतलब यही नहीं, ऐसे पैराग्राफ्स आते हैं। तो हमें एक तो पहले अगर हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, और दूसरा अगर हमने थोड़ा बहुत बुक पढ़ा होगा, तो हमें पता होगा किस चीज़ पे क्या आएगा। तो देखो क्या पैराग्राफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हैज बीन established एज पर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ओके, तो देखो डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ओके, मतलब क्या, अगर कहीं पे डिजास्टर हो गई तो ये लोग जाएंगे, जो फोर्स में जो लोग हैं, और वहां पे जाके लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। और वो जो एक्ट है वो कब आया, कब इम्प्लीमेंट हुआ, 2025 में आया। ओके, अभी इनको जाना ही है। ओके, उसके बाद डिवीजन ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग इन आर्मी। तो देखो जो फोर्सेस है, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं पे जा रहा है, उनका एक प्रॉपर सेटलमेंट है। ओके, तो उनको प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है, जैसे कि 12 डिविजन्स आर वर्किंग इन द कंट्री। इट्स, और इसका जो मेन ऑफिस है, जो हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। It is in action all over the country with the help of army. In Maharashtra, अभी देखो, इट इज इन एक्शन ऑल ओवर द कंट्री। देखो ये क्या कर रहे हैं, हर एक कंट्री में जहाँ पे भी डिजास्टर आ रही है वहाँ पे जा रही है, किसके हेल्प से, आर्मी के हेल्प से। इन महाराष्ट्र नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इज इन एक्शन थ्रू स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्सेस। ओके, जो इनका रिस्पांस होगा, जो भी ये लोग वहाँ पे जाएंगे, वो किसके कंट्रोल में होगा, जो पुलिस फोर्सेस है उसके कंट्रोल में होगा। और पर्सनल ऑफ दिस फोर्स हैव सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन रेस्क्यू वर्क। रेस्क्यू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना। ओके, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्वियसली इन डिजास्टर लाइक साइक्लोन, क्लिफ स्लाइडिंग, बिल्डिंग कोलैप्स एंड ऑल। ऐसे अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, जाएंगे और लोगों को बचाएंगे। और इनका एक प्रॉपरली अरेंजमेंट किया हुआ है। और ये जो एक्ट है 2005 में आया हुआ है। तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको हम, बहुत ही ईजी होता है, हमें सिर्फ देखना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड बैठ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप करना है। तो हमें देखो 3 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ 6 वर्ड्स लिखने से। सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, और कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क अचीव कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।